ये वीडियो क्लास 10th के प्रोज का द गंगा चैप्टर के लिए है, उसका पहला पार्ट। इसमें हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और शुरुआत के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। इसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वही नेहरू जी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में तुम लोग बहुत जानते हो क्योंकि हर जगह बताया ही जाता है, रोज बताया जाता है, हर विद्यालयों में, हर पुस्तकों में। खैर, ये जो पार्ट है ये विल एंड टेस्टामेंट इन्होंने लिखा था और उस पुस्तक का ये लास्ट पार्ट है। विल एंड टेस्टामेंट क्या होता है ये मैं बता दूं। हाँ, तुम लोगों ने उसमें फिल्मों वगैरह में देखा होगा, आदमी अपने मृत्यु के पहले अपने वसीयत की घोषणा करता है। वो लिख जाता है कि भाई भारत में ये परंपरा कम रही है, विदेशों में ये अधिक रही। लिख देते हैं लोग, अजीब, उनके अजीब अजीब भी उसमें शर्तें हो सकती हैं। मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार ऐसे किया जाए, और जो भी उनकी चीज़ें हैं उन्हें किसको कैसे देना लेना है, ये सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं। इतना जो भाग है, जो तुम्हारा चैप्टर है, इसमें उन्होंने स्पेशली गंगा की बात की है और गंगा से लगाव उनका क्यों है वो भी इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और वैसे तो कहा जाता है कि ये ब्राह्मण परिवार था, लेकिन ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म, तो लेकिन हिंदू धर्म से इन लोगों का कभी कोई लगाव रहा नहीं, प्रारंभ से ही नहीं रहा। इस पाठ में भी ये देखने को आएगा कि गंगा से लगाव वो खुलेआम लिखते हैं इस चीज़ को कि हमारा रिलीजियस नहीं है। और पाठ अच्छा है, तो हम शुरुआत करते हैं और पहला पैराग्राफ देखते हैं। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing I can do to repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. We have been joint parts in great undertakings and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. No part of these ashes should be retained or preserved. I have received so much love and affection from the Indian people. भारत के लोगों से मुझे इतना अधिक प्यार दुलार, प्रेम और दुलार, लव एंड अफेक्शन मुझे मिला है, दैट आई कैन डू टू रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं इसको रिपे करने के लिए, इस प्यार दुलार का कर्ज चुकाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता कि इस प्यार दुलार का मूल्य चुका सकूं। And indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. और सच बात तो ये है कि एक बहुमूल्य वस्तु है प्रेम। प्रेम का कोई मूल्य हो ही नहीं सकता, तो ये संभव ही नहीं है कि इसका चुकाया जा सके। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such an abundant manner that I have been overwhelmed by it. Many have been admired. नेहरू जी कहते हैं कि कई लोगों की प्रशंसा हुई इस देश में, सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ तो पूजे भी गए। इस देश में तो कई लोगों की पूजा हुई समय समय पर। गुरु नानक हुए, गौतम बुद्ध हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनको लोगों ने पूजा। लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच एन अबंडेंट मैनर। लेकिन हर वर्ग के लोगों का अफेक्शन यानी दुलार या प्रेम जो मेरे पास आया है,
और वो इतने एबंडेंट मैनर में आया है, इतने अधिक मात्रा में आया है, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इस प्रेम से, इस दुलार से, इस सम्मान से बिल्कुल भावुक हो जाता हूँ, भाव विह्वल हो जाता हूँ। ओवरवेल्म्ड, भाव विभोर हो जाना। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, मैं केवल एक आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि जो आने वाले साल मैं जीऊँगा, जो भी समय बाकी जितने साल मैं जीऊँगा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, तो मैं अपनी जनता और इन जनता का जो प्यार मुझे मिला है, मैं इसके योग्य ही बना रहूँगा, इसके अयोग्य नहीं होऊंगा। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कोलीग्स आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो मेरे असंख्य कॉमरेड्स एंड कोलीग्स हैं, कॉमरेड्स भी वही होते हैं, कोलीग्स भी होते हैं, लेकिन कॉमरेड थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, ये युद्ध वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, संघर्ष के लिए। कुलीग वो जो साथ कार्य करते हैं। तो इन लोगों के लिए मेरा और गहरा आभार मैं व्यक्त करता हूँ, इन लोगों का मैं और ज़्यादा ऋणी हूँ। We have been joint parts in great undertakings and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. देखो होता क्या है कि जब ग्रेट अंडरटेकिंग्स यानी कार्य, बड़े बड़े जब कार्य होते हैं तो उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, जॉय एंड सॉरो। या तो सही सफल हो गया तो आनंद, नहीं सफल हुआ तो दुख। तो ये जो मेरे कलीग्स एंड कॉमरेड्स थे, ये हम लोगों ने एक साथ जॉइंट पार्ट, हम लोगों ने मिल के बड़े बड़े कार्य किए, और उसके बाद जो आनंद मिला या दुख मिला, हमने साथ साथ सहा है। When I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated, तो मैं चाहूँगा कि मेरे देह को जला दिया जाए, दाह संस्कार, क्रिमेट करना, दाह संस्कार। If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. और अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में मरूं, किसी दूसरे देश में मरूं, विदेश में मरूं, तो मेरे देह का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए, वहीं जला दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और जो राख होती है, जिसे हम लोग उस फूल भी कहते हैं, अस्थियां कहते हैं, उसे इलाहाबाद भेज दिया जाए। इलाहाबाद तुम्हारे मिर्ज़ापुर से सटा हुआ पड़ोसी ज़िला है, यहाँ संगम है। संगम वो स्थान होता है जहाँ नदियाँ मिलती हैं। तो ये संगम बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम माना जाता है। प्राचीन काल में शायद सरस्वती नदी भी थी, अब सरस्वती विलुप्त हो गई हैं वहाँ। फिर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सरस्वती का एक प्रतीक माना जाता है। इसका प्राचीन नाम पुराणों में, अन्य तमाम धर्म ग्रंथों में प्रयाग मिलता है। मुगल काल में चूँकि ये सब हुआ, हर जगह लूट मार करना, तोड़ फोड़ करना, मंदिरों को मस्जिदों में बदल देना, तो यहाँ का नाम भी इलाहाबाद कर दिया गया। वर्तमान में फिर इसका नाम प्रयागराज ही है। रामायण में, महाभारत में, वेदों में, पुराणों में इसका नाम प्रयाग मिलता है। बहुत ही प्राचीन नगरी है प्रयाग। काशी, ये काशी यानी ये बनारस, बहुत ही प्राचीन नगरी है। इवन ये मिर्ज़ापुर भी बहुत ही प्राचीन नगरी है। सब जुड़े थे उस समय में, ये सब प्राचीन नगर हैं। तो कहते हैं कि अगर मैं विदेश में भी मरता हूँ तो मेरा दाह संस्कार वहाँ किया जाए, लेकिन जो मेरी अस्थियाँ हैं, जो राख है, वो भारत भेज दिया जाए, इलाहाबाद में। A small handful of these ashes should be thrown in the गंगा, और छोटा सा एक मुट्ठी राख गंगा में फेंक दिया जाए, गंगा में डाल दिया जाए। And the major portion of them disposed of in the manner indicated below, और जो ज़्यादा हिस्सा बच जाए वो मैं नीचे जैसे जैसे इंडिकेट कर रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ, वैसे उसको डिस्पोज किया जाए, उसको खत्म किया जाए। No part of these ashes should be retained or preserved, और इस राख का कोई भी हिस्सा सुरक्षित न रखा जाए, बचाया न जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. कहते हैं कि गंगा में ये एक मुट्ठी राख डालने की जो मैंने बात की, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, धार्मिकता से कुछ इसका लेना देना नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी नेहरू जी इस बात को खुलेआम कह रहे हैं कि गंगा में राख डाली जाए, लेकिन ये मेरे लिए धार्मिक बात नहीं है, इसमें मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं।
आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मैटर में कोई मेरी धार्मिक भावना भी नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Yamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. गंगा और यमुना नदी से मैं जुड़ा रहा हूँ बचपन से। इनका जन्म वहीं हुआ था और पले बढ़े वहीं थे। व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, पलता बढ़ता है, उन चीज़ों से उसे लगाव हो जाता है। And as I have grown older, this attachment has also grown. और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, ये लगाव और बढ़ता गया है। I have watched their varying moods as the seasons changed and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. I have watched their varying moods as the seasons changed. इनके बदलते हुए moods को मैंने देखा है। इन नदियों का जब स्वरूप बदलता है, जैसे जैसे सीजन मौसम बदलते हैं, तो मैंने इनके बदलते हुए मूड को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन, और जब इनके मूड को बदलते हुए मैं देखता रहा हूँ हर मौसम में, तो मैंने ये भी सोचा है इतिहास, जो ढेर सारी प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं, मिथ्स हैं, परंपराएं हैं हमारी प्राचीन, और जो कहानियाँ चलती हैं, जो लॉन्ग एजेस, युगों तक, लंबे युगों तक चलती आ रही हैं और बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और इनके बहते हुए जल का हिस्सा बन चुकी हैं वो सारी कहानियां, वो सारी बातें। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumphs, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below where my life and work have been cast. कहते हैं कि गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपल। गंगा विशेषकर भारत की नदी है, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जिसे उसके लोगों ने बड़ा प्रेम किया है। गंगा को भारतवासी बहुत प्रेम करते हैं, ऐसी कोई नदी पूरे संसार में है भी नहीं। हमारे तो भारतीय संस्कृति में है ही कि हम हर चीज़ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। नदी हमारी माता, क्योंकि हमें पता है जीवन जल से है। वायु देवता, वृक्ष की पूजा, नीम के, पीपल की, हमें पता है कि ये सब हमारे जीवन में बड़ा इनका योगदान है, इसलिए हम इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इन्हें देवी और देवताओं की तरह पूजते हैं, जिससे हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। तो कहते हैं कि ये लोगों के द्वारा बहुत प्रेम की हुई नदी है, भारत की नदी है। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशल मेमोरीज, इसके चारों ओर, इंटरट्वाइंड मतलब बिल्कुल उलझ गई हैं, मिल गई हैं, बिल्कुल गुथ गई हैं। रेशल मेमोरीज, इसके जो वंश चले हैं प्राचीन, जो महान वंश हमारे देश में हुए हैं, राजवंश, एक एक लोगों की यादें। हर होप्स एंड फियर्स, और इस नदी की आशाएं, भय। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्स, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, और जब जीत हुई है कभी तो गंगा उसकी साक्षी रही है, उसके गीत, और दुख भी जब कभी पराजय हुआ। यानी इतिहास इतना प्राचीन, युगों पुरानी गंगा, और इन सब की वो गवाह है। ये सारी चीज़ें उसके जल में उलझी हुई हैं, मिली हुई हैं। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये एक प्रतीक है भारत की युगों पुरानी सभ्यता और संस्कृति की, एक प्रतीक है गंगा। और कैसी प्रतीक है? एवर चेंजिंग, एवर फ्लोविंग, एंड येट एवर द सेम गंगा। हमेशा मूड इसका बदलता रहता है, हमेशा बहती रहती, हमेशा चलती रहती, फिर भी गंगा वही है। इसी तरह हमारे भारत की संस्कृति है, हर पल यह संस्कृति गतिमान है। हमारी संस्कृति कभी रुकी नहीं, इस पे ढेर सारे आक्रमण हुए, ढेर सारे लोगों ने इसे तोड़ने का प्रयास किया, आज भी हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास हो रहा है, फिर भी हमारी मूल संस्कृति बची हुई है। गंगा बिल्कुल उसी की प्रतीक है कि हमेशा बहती हुई, हमेशा परिवर्तनशील लगती हुई, फिर भी वही गंगा। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas. गंगा को देखता हूँ तो मुझे याद आते हैं हिमालय की ऊंची चोटियां, बर्फ से ढकी हुई और गहरी गहरी घाटियां। क्यों याद आ जाती हैं ये? क्योंकि गंगा वहां से निकलती। गंगा का उद्गम हिमालय की गोद में गंगोत्री नामक स्थल पर है,
तो गंगा को देखने से मुझे हिमालय की वो चोटियाँ, वो गहरी गहरी घाटियाँ बर्फ से ढकी हुई ये याद आती हैं, विच आई हैव लव्ड सो मच। इन घाटियों को, इन चोटियों को मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और जैसे ही आप हिमालय से नीचे आते हैं, रिच यानी बड़ा समृद्ध और विशाल काय मैदान है उसके नीचे, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन, जहाँ मेरा कार्य ढला है, बना है, अर्थात ये मैदानी क्षेत्र। जैसे हिमालय के नीचे हम उतरते हैं तो मैदानी भाग शुरू होता है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा उत्तराखंड का भी भाग लेकर, ये मैदानी भाग बड़ा समृद्ध है, क्योंकि हर प्रकार की फसल यहाँ होती थी। गंगा और यमुना नदियों के कारण ये बड़ा उपजाऊ क्षेत्र रहा, तो इसलिए इसको रिच कहा गया। तो ये मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ तक इस पार्ट में हम रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम देखेंगे। धन्यवाद।